Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Ali from channel Friends Physics. Students, most awaited lecture था आज का डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। तो इस लेक्चर पे आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। मेरे लेक्चर्स अगर लेंथी हो भी जाते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप एक दफ़ा पूरा लेक्चर सुने ज़रूर, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स पे सुनना नो डाउट एक मुश्किल काम होता है। मैं भी अगर किसी का लेक्चर सुनूंगा तो बेसब्री होती है कि ये कब ख़त्म होगा, ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। तो साइंस में बच्चों कनेक्टिविटी ज़रूरी है। जब तक आप कनेक्टिंग नहीं करेंगे, चीज़ों को जोड़ेंगे नहीं एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से, और फिर बैकग्राउंड को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो आज का जो एक्सरे का टॉपिक है ये मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बड़े इजी वे में समझाऊं। बट शर्त ये है कि आप पूरा एंड तक वीडियो देखें ताकि कोई कमी ना रह जाए आपकी अंडरस्टैंडिंग में। तो सबसे पहले तो हम ये जो वर्ड एक्सरे है, एक्सरेज इस दौर में तरक्की याफ्ता ममालिक में, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में या फिर इंजीनियरिंग फील्ड्स में इस्तेमाल होने वाली एक एक्सेस यूज़ में एक ऐसी वेव है जो बहुत हाई एनर्जी वेव है। इसे बहुत डराया भी जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सरेज जो हैं वो मेडिकली नहीं करवाने चाहिए, ये डेंजरस रेज हैं। तो इसमें कुछ इसकी सीधा सी पहचान ये है कि एक्सरेज जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं तो इसका मतलब है दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। फिर नंबर 2 प्रॉपर्टी जो आपने इनके इंट्रोडक्शन में याद रखनी है, बहुत हाई एनर्जी वेव्स होती हैं। इनकी जो वेवलेंथ होती है उसकी रेंज 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। तो 0.1 एंगस्ट्रॉम अप टू 100 एंगस्ट्रॉम इट कैन बी द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। फिर इसमें आगे कैटेगराइज करेंगे हम सॉफ्ट एक्सरेज या फिर हार्ड एक्सरेज को। जबकि 1 एंगस्ट्रॉम याद रखना है, ये इक्वल होता है 10⁻10 मीटर्स के। एक्सरेज को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट विलियम के रॉन्जन। इसे सिंपल आप विलियम रॉन्जन भी कह सकते हैं, और डिस्कवर किया था 1895 में। इसके बाद मज़ीद डिटेल में जाएंगे एक्सरेज में। अब पहले हम ज़रा कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड्स पे आ रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड बच्चों ये है कि जब कभी इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिशन परफॉर्म करता है तो E2 माइनस E1 कोई भी ट्रांजिशन है तो उससे एक फोटोन एमिट होता है। हर फोटोन की एक सर्टेन एनर्जी होती है। ये एनर्जी या उसकी वेवलेंथ डिसाइड करती है कि ये किस रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फॉल करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, जो कि एक बहुत लाइटर एटम है, यानी यूनिवर्स का सबसे लाइटर एटम ही हाइड्रोजन है। अब बोहर एटॉमिक मॉडल में इसके एनर्जी लेवल्स की डायग्राम बनी हुई है। जो सबसे पहला लेवल है उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड की एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनफाइनाइट ऑर्बिटल की एनर्जी है 0। मिसाल के तौर पे अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में फॉल करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी E2 माइनस E1। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, वो तकरीबन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब एनर्जी आएगी। अब ये जो एनर्जी है ये एक ऐसे फोटोन की एनर्जी है जो इस ट्रांजिशन से रिलीज हुआ है। अब ये जो फोटोन, ये जो एनर्जी है बच्चों, इसका जो लेवल है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में आता है। अच्छा, अगर इससे भी ग्रेटर डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तब भी फोटोन एनर्जी अल्ट्रा वायलेट में फॉल करेगी। हत्ता कि इलेक्ट्रॉन अगर इनफाइनाइट से फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल करे, इनफाइनाइट से फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल करे तो 0 एनर्जी है इन्फिनिटी की, माइनस का साइन एज इट इज, और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितने मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन एमिट हो सकता है? 13.6, विच स्टिल लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। अब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलोंग्स टू यूवी रेडिएशन। यानी हम आसान लफ्जों में समराइज कर लें कि बच्चों हाइड्रोजन एटम से या लाइटर एटम्स में से अगर मैक्सिमम कोई एनर्जी इमिट हो सकती है किसी फोटोन की तो इट इज नन अदर देन अल्ट्रा वायलेट। अब मैं अल्ट्रा वायलेट पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? तो ज़रा हम नज़र दौड़ाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर। गैमा, एक्सरेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इस सिमत में एनर्जी बढ़ती है। अब गौर करें, हाइड्रोजन
से ये 3 लाइंस जो हैं वो इमिट होती, या इंफ्रारेड जैसे पास एंड ब्रैकेट सीरीज है, विजिबल है तो बाल्मर सीरीज है, और लेमन सीरीज है तो अल्ट्रावायलेट। बट हाइड्रोजन एक्सरेज इमिट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? उसकी वजह कि हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स इतने कम एनर्जी रखते हैं जो एक्सरे के ऑर्डर में आते ही नहीं है। एक्सरेज की एनर्जी तो होती है किलोज ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, यानी थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप हो तब कहीं जाके इमिट होगी एक्सरेज। इसका मतलब कि यहाँ पर हमें सिंपली निगलेक्ट करना पड़ेगा लाइटर एटम्स को। हम लाइटर एटम्स को एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर ये एक फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन के लिए जो एटॉमिक एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी फाइंड करनी हो तो उसका जनरल फार्मूला है -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर्ड। ये बोहर एटॉमिक मॉडल में भी है कि जो n स्क्वायर्ड है ये शेल नंबर है। n2 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, n3 हो जाएगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। एंड रिमेंबर दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन। अभी आगे मैं आपको वो फार्मूला भी बताऊंगा जो किसी भी पीरियोडिक टेबल के एटम के लिए वैलिड हो सकता है। तो यहाँ तक इस एक पेज से आपने जो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि लाइटर एटम्स एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसकी वजह एक्सरेज के फोटॉन्स की एनर्जी होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो पिछले पेज में हमने हाइड्रोजन पे डिस्कशन की। अब आते हैं जो बुक में टॉपिक है इनर शेल ट्रांजिशन। ये इनर शेल ट्रांजिशन क्या है? स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हाइड्रोजन में तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हाइड्रोजन जो है वो हमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के फोटॉन्स प्रोवाइड कर सके। बट इस तहकीक में, इस सर्च में अगर हम जाएं बड़े एटम्स पर, जैसे जिनकी मतलब हाइड्रोजन के अलावा किसी भी एटम के ऑर्बिट्स की एनर्जी आपने फाइंड करनी हो ना, तो ये जनरल फार्मूला है -13.6। अब जी स्क्वायर है उसका, जी है उसका एटॉमिक नंबर। जैसे अगर आपने फाइंड करना है टंगस्टन तो उसका एटॉमिक नंबर है 72। तो याद रखिए यहाँ पे 72 के ऊपर क्या आ रहा है? स्क्वायर भी आ रहा है। और फिर n उसके ऑर्बिट नंबर, जैसे ये 1 है, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब इनर शेल ट्रांजिशंस ये है स्टूडेंट्स के, अगर हम बहुत हैवी न्यूक्लियस या हैवी एटम लें, ऐसा एटम जिसका Z बहुत ज़्यादा हाई हो और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो, तो एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए जो मेटल हमें अडॉप्ट करनी है, जो मेटल हमें यूज़ करनी है, उसके ये 2 पैरामीटर्स होना बहुत ज़रूरी है। एक, उसका एटॉमिक नंबर बहुत हाई हो, नंबर 2, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो। अब देखें, जैसे टंगस्टन यूज़ करते हैं तो इस टंगस्टन में 72 प्रोटॉन्स हैं। इस टंगस्टन में जो इलेक्ट्रॉन्स नियरेस्ट के शेल में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में एग्जिस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती चली जाएंगी। अब यहाँ पर 1 और 2 का जो गैप है, इट कैन बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। उसकी वजह देखें, जी स्क्वायर है ना, तो जब आप 72 का स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बात थाउजेंड्स में चली जाएगी। अब इनर शेल ट्रांजिशन क्या है? पहली बात के बड़े एटम्स में या हैवी एलिमेंट्स में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे के शेल का इलेक्ट्रॉन है या एल शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के साथ बहुत टाइटली बाउंड है, क्योंकि न्यूक्लियस इन पे +72 की अट्रैक्शन जो है वो अप्लाई कर रहा है। अब इतना टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन उसे रिमूव करना है तो कैसे? उसे रिमूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमें बाहर से इनको इलेक्ट्रॉन से हिट करना पड़ेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन से जिनकी एनर्जी 10⁻³ से लेकर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक हो, तब कहीं जाके मुमकिन है कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को हिट करे और इसको यहाँ से रिमूव करे। तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगी? एक वैकेंसी क्रिएट होगी। अब ये जो वैकेंसी क्रिएट होगी, इसको फिल करने के लिए L से भी इलेक्ट्रॉन फॉल कर सकता है, M से भी फॉल कर सकता है, N से भी फॉल कर सकता है, यानी कहीं से भी ये ट्रांजिशन परफॉर्म हो सकता है। बस याद रहे कि इस ट्रांजिशन में जो भी फोटॉन इमिट होगा उसकी एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्या होगी? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, विच विल बिलोंग टू विच रेडिएशन? एक्स रेज। ऑलराइट, नाउ
अब यहाँ पे थोड़ा सा एक हमें सीक्वेंस जरा ज़हन में रखना है। अगर K शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, उससे L से इलेक्ट्रॉन ने आके फिलअप किया है, तो जो लाइन इमिट होगी उसको हम नाम देंगे K अल्फा लाइन का। M से K में इलेक्ट्रॉन फॉल किया है तो इसको हम नाम देंगे K बीटा लाइन का। N से K में फॉल करेगा तो इट विल बी नेम्ड एज K गैमा लाइन। मैंने यहाँ पे तीनों ट्रांजिशंस लिखे हुए हैं। ये हमारे पास है K सीरीज, K अल्फा L माइनस K, K बीटा M माइनस K, K गैमा N माइनस K। इसका जो ऑर्डर है एनर्जी का वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एनर्जी का ऑर्डर देखें तो K गैमा ये सबसे बड़ा जंप है, K गैमा, फिर उससे छोटा जंप K बीटा, फिर सबसे छोटा जंप K अल्फा। तो एनर्जी ऑर्डर याद रखना है कि K गैमा एनर्जी इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो ये ट्रांजिशंस जो हैं ये इन केस ऑफ MCQs आपको काम आ सकते हैं, इनको माइंड में रखना है। फिर इसी तरह N मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉन L शेल से भी रिमूव हो सकता है। तो अगर L शेल को फिल करेंगे फॉर एग्जांपल M N O, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके फिल करेंगे तो एज इट इज ये कहलाएगा L अल्फा, L बीटा एंड L गैमा। तो L अल्फा, L बीटा, L गैमा, इवन M सीरीज भी बन सकती है। ठीक है, तो ये इनर शेल ट्रांजिशन की सिमेट्री है स्टूडेंट्स जो आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, ये सारी की सारी होगी L सीरीज। अब एक जनरल बात याद रखनी है, टोटल K सीरीज की एनर्जी टोटल L सीरीज की एनर्जी से हमेशा ज्यादा होगी। या यूं समझ लें K सीरीज में कोई कमजोर तरीन फोटोन भी होगा ना तो वो L सीरीज से एज अ होल ग्रेटर होगा एनर्जी में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेज होंगी K सीरीज, उससे कम एनर्जी पे आएगी L सीरीज, और फिर उससे भी कम पे आ जाएंगी M सीरीज। ऑलराइट, तो ये वो एक्स रेज हैं स्टूडेंट्स जिनके फोटॉन्स एटम्स में से इमिट होंगे ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशन। कैसा एलिमेंट हमें चाहिए एक्स रेज प्रोड्यूस करने के लिए? वी नीड एन एलिमेंट ऑफ हैवी एटॉमिक नंबर। यहाँ तक क्लियर? तो इनर शेल ट्रांजिशन से हमने आगे क्या इंफॉर्मेशन लेकर जानी है कि हैवी एटम्स चाहिए जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो। उन एटम से ऐसे फोटॉन्स जनरेट हो सकते हैं विच विल बिलोंग टू विच रेज? एक्स रेज। फिर K सीरीज को माइंड में रखना है, L सीरीज को माइंड में रखना है, और एनर्जी लेवल याद रखने हैं, इलेक्ट्रॉन की स्ट्राइकिंग एनर्जीज याद रखनी है कि इतना कम से कम एक्सेलरेटिंग किया जाए इलेक्ट्रॉन्स को कि उनकी एनर्जी 10 to the power 3 से 10 power 6 तक जा सके। अब चलते हैं हम आगे के टाइप्स ऑफ एक्स रेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम दो तरह की एक्स रेज पढ़ेंगे, एक कहलाएगी कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज और दूसरी कहलाएंगी ब्रेकिंग एक्स रेज। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्रेकिंग का क्या फ़र्क है? कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहले समझ लें, बहुत आसान। अभी मैंने आपको जितना इनर शेल ट्रांजिशन पढ़ाया समझाया है वो इन शॉर्ट वो एक्स रेज हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मखसूस एक्स रेज कहलाती हैं, जिनका प्योरली जो ताल्लुक है वो एटम्स के साथ होता है। आप कौन सा एलिमेंट यूज कर रहे हैं? ऑल द एक्स रेज बिकॉज ऑफ द इनर शेल ट्रांजिशन आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। फिर इनकी एनर्जी डिटरमिन करने के लिए ये फॉर्मूला है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखें इनमें चूंकि Z इन्वॉल्व हो रहा है, एटॉमिक नंबर इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज की एनर्जीज का ताल्लुक ही किसके साथ है? एटॉमिक नंबर के साथ। और इसको जो है वो मोज़ले लॉ से हम बहुत इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन कौन सी थी? K अल्फा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे थी, K बीटा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे थी, K गैमा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे थी। तो K अल्फा की जो एनर्जी है या K अल्फा की जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के। यानी अगर आप एलिमेंट चेंज करेंगे उसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, तो याद रखें उसके K अल्फा की एनर्जी भी बढ़ जाएगी। होगा वो उसका K अल्फा ही, लेकिन वो पहले एलिमेंट से ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। तो याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज क्यों प्रोड्यूस होती हैं? ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशन। इनकी एनर्जी डिटरमिन करने के लिए ये इक्वेशन है।
इनकी जो एनर्जी की डिपेंडेंस है वो फ्रीक्वेंसी पर है और स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर है। यानी इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं कि व्हाट आर द ब्रेकिंग एक्सरेज। इसको थोड़ा सा तहम्मुल से सुनना है। ब्रेकिंग एक्सरेज ये हैं कि स्टूडेंट्स हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पर हो तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर कोई चार्ज फॉर एग्जांपल किसी वायर में अप और डाउन ऑसिलेट करता है या एक्सेलरेट करता है या डीसेलरेट करता है, यानी उसकी स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, तो ऐसा चार्ज आपको क्रिएट करके देगा स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे भी क्या था, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब व्हाट वुड बी द रेट ऑफ एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन। देखें, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किलोज ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट या थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट से एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करेगा तो उसकी एनर्जी कन्वर्ट होगी एक फोटोन की एनर्जी में। इसकी मैं आपको मिसाल, एक आसान सी मिसाल दूंगा, फिर आगे जाके हम इसको एक्सपेरिमेंट में भी देखेंगे कि मेटल जो होते हैं दे आर इनरिच्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, यानी इनकी एक फील्ड है जो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने का काम कर सकती है। ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड है, इनटू द पेज होती। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बहुत हाई स्पीड के साथ यानी 10⁻⁶ वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से आ रहा है तो उसकी एनर्जी ऑब्वियसली 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगी। ये इलेक्ट्रॉन जब इस मेटल के पास पहुंचेगा तो रिपल्शन की वजह से डीसेलरेशन का सामना इसे करना पड़ेगा। तो इसकी सारी एनर्जी जो किस में थी, किस यूनिट में थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये अपनी एनर्जी को डीसेलरेशन की वजह से कन्वर्ट कर देगा एक फोटोन की एनर्जी में, एक क्वांटाइज्ड पैकेट की एनर्जी में, एंड दैट वुड बी रिटन एज EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन कन्वर्टेड टू अ फोटोन ऑफ एनर्जी HF. You can also write it as hc/λ. Now you have seen that frequency is proportional to voltage. यहां पर फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही है, एटॉमिक नंबर। ये कौन सी रेज है, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज आ रही है। तो याद रहे वो एक्स रेज, अब देखें ये जो फोटोन प्रोड्यूस होगा ना ये भी एक्स रे का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से अंदाजा लगाना है कि वो कितनी एनर्जी का फोटोन क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डीसेलरेट हुए हैं, ब्रेकिंग इफेक्ट आया है, रुके हैं, मतलब जैसे ब्रेक लगती है किसी चीज़ को, तो दीज एक्स रेज विल बी नेम्ड एज ब्रेकिंग एक्स रेज। इनका बहुत गहरा ताल्लुक है एक्स रेज के प्रोडक्शन में। पूरा ग्राफ, अब जो ग्राफ बनेगा आगे जाके ग्राफ बनेगा उसमें थोड़ी सी पहचान मैं यहीं पे बता दूं, ये ग्राफ बनेगा बिटवीन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। ठीक है, गौर से सुनना है, इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। इस ग्राफ में जहां भी आपको ये कॉन्टिन्यूम नजर आए, जहां स्मूथ लाइंस हैं, ये सारी ये रिप्रेजेंट कर रही होंगी ब्रेकिंग एक्स रेज को, और जहां पे भी आपको ये पीक्स नजर आएंगी ये रिप्रेजेंट कर रही होंगी कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज को। और इन दोनों के मिलाप से, यानी हम ब्रेकिंग के फोटॉन्स को भी इग्नोर नहीं करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक के फोटोन को तो ऑब्वियसली करना ही नहीं है, इन दोनों के कुल मिलाप से हमें मिलेगा कॉन्टिन्यूअस एक्स रे स्पेक्ट्रम। तो यहां पर इस स्लाइड से क्या इंफॉर्मेशन आगे लेकर जानी है कि एक्स रेज की दो टाइप्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ब्रेकिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज ऑफ इनर्शियल ट्रांजिशन, देयर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन डायरेक्ट रिलेशन विद एटॉमिक नंबर। ब्रेकिंग एक्स रेज ड्यू टू एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन ऑफ चार्जेस। अगर इलेक्ट्रॉन का डीसेलरेशन थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगा तो फोटॉन्स भी थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में प्रोड्यूस होंगे, एंड EV इज इक्वल टू HF
और EV इज इक्वल टू hc/λ। यहाँ पे आगे मैं कुछ शॉर्टकट्स भी बताऊंगा आपको ये फाइंड करने के लिए। एंड सिमिलरली इनकी जो ब्रेकिंग एक्सरेज की एनर्जी है वो डायरेक्टली वोल्टेज डिपेंडेंट है, या आप यूँ कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन जो है वो भी वोल्टेज डिपेंडेंट है। और ग्राफ के अंदर जो स्मूथ लाइंस होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स को, और जो आपके स्मूथ लाइंस होंगी ब्रेकिंग को, और जो पीक लाइंस होंगी वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेंगी स्टूडेंट्स, वो आपके पास रिप्रेजेंट करेंगी ब्रेकिंग एक्सरेज को। तो इससे आगे चलते हैं कि अब जो मेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है कि एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं और आगे प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में जो ये वाला हिस्सा है, इस जगह पर मेटल प्लेस्ड है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पे यानी टारगेट है। उसके पीछे ये जो आपको एक डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये बेसिकली फ्लोइंग वाटर ट्यूब्स हैं। इनके अंदर पानी फ्लो कर रहा है, उसकी वजह क्या है, पानी हमें क्यों चाहिए। पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती, तो जो वाटर है इट कैन कॉज कूलिंग इफेक्ट। अब कूलिंग हमें क्यों चाहिए बच्चों, जब हम एक्सरे का एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1% एनर्जी है जो एक्सरेज में कन्वर्ट होती। 99% जो एनर्जी है हमारी वो एज ए हीट डिसिपेट हो जाती। अब जो हीट है वो मेटल को मेल्ट कर सकती है, इसीलिए तो हमने कहा था कि हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। तो इस हीट को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे कूलिंग वाटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर लेफ्ट साइड पे जो रेड कलर में एक सर्किट बना हुआ है, ये बेसिकली फिलामेंट सर्किट है। ये जो फिलामेंट है ये आगे कैथोड को हीट अप करेगा, और कैथोड क्या रिलीज करेगा, कैथोड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। अच्छा, ये जो फिलामेंट के क्रॉस वोल्टेज है ये बहुत कम चाहिए हमें, फ्रॉम 3 to 10 वोल्ट्स, क्योंकि फिलामेंट को सिर्फ हीटअप करना है। इस हीटिंग से कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे बाय थर्मियोनिक एमिशन। इलेक्ट्रॉन्स कई तरह से एमिट करवाए जा सकते हैं, उनमें से जो फिलहाल यूज करेंगे हम वो है थर्मियोनिक एमिशन। यहाँ पर AC और DC कोई वोल्टेज भी जो है वो यूज किया जा सकता है। डिफरेंट बुक्स में कहीं पे ऑल्टरनेटिंग बना हुआ है, कहीं पे डायरेक्ट बना हुआ है। इन शॉर्ट एवरेज वोल्टेज जो हमें चाहिए वो 10,000 से 100,000 वोल्ट्स तक हमें रिक्वायर होता है। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि यहाँ से जैसे ही फिलामेंट हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये स्टार्टिंग जो ट्यूब थी वो विलियम रॉन्जन ने डेवलप की, लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि 1913 में विलियम कूलिज ने मॉडर्न एक्सरे ट्यूब बनाई थी। इस मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में हम इंडिपेंडेंटली दो चीजें कंट्रोल कर सकते थे, एक द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज और एक द एनर्जी ऑफ एक्सरेज। इंटेंसिटी का ताल्लुक करंट के साथ है, एनर्जी का ताल्लुक वोल्टेज के साथ है। यानी इन शॉर्ट हम मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज है और एनर्जी ऑफ एक्सरेज है उसको इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हम चाहे तो इंटेंसिटी सेम रखें, एनर्जी बढ़ा लें, हम चाहे तो एनर्जी सेम रखें और इंटेंसिटी इंक्रीज कर लें। तो इसे मॉडर्न एक्सरे ट्यूब कहा जाता है, विच वाज इन्वेंटेड बाय विलियम कूलिज। अब होना क्या है, ग्राफ जेन में रहे। इंटेंसिटी का मतलब क्या था पहले भी बता चुका हूं मैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ऑलराइट, तो इस तरफ वेवलेंथ को यूं जेन में रखें कि इस तरफ आएगी लॉन्गर वेवलेंथ और इस तरफ आएगी शॉर्ट वेवलेंथ। अब आते हैं सबसे पहले फोटोन पर कि सबसे पहले फोटोन ने क्या करना है। लेट्स से आपने जैसे ही फिलामेंट को ऑन किया है, इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हुए हैं। वो बहुत पहला वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला है और इतने हैवी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करता हुआ जैसे ही वो मेटल के करीब जाएगा, तो भी मैंने बताया कि मेटल आर इनरिच्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हैवी डीसेलरेशन का सामना होगा। सो इस डीसेलरेशन से इसकी सारी की सारी एनर्जी एक फोटोन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो वी कैन राइट
कि इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या थी, EV, विच हैज़ बीन नाउ कन्वर्टेड इनटू HF। अब यहाँ पर साथ मैक्सिमम लिखा है बुक में। मैक्सिमम ये शो करता है कि ये वो एक्सरे फोटोन है बच्चों जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन होगा। इसके बाद इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं प्रोड्यूस होगी, यानी ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। अच्छा, अगर ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है इसका मतलब है कि एनर्जी भी मैक्सिमम है, और अगर ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो फिर ये वेवलेंथ मिनिमम है। इट मीन्स हम इस फोटोन की एनर्जी की यूं भी लिख सकते हैं hc/λ मिनिमम, और इन शॉर्ट फिर हमें लैम्डा मिनिमम फाइंड करने की इक्वेशन भी मिल सकती है hc/eV। अब गौर करें, hc और e ये तो कांस्टेंट है, चेंज क्या करना है, या हो सकता है वोल्टेज। इसका मतलब है लैम्डा मिनिमम का ताल्लुक वोल्टेज के साथ है। अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू और डिक्रीज कर जाएगी। मिसाल देता हूँ, पहले 3 थी तो 2 हो जाएगी, 2 थी तो 1 हो जाएगी। इसका एक शॉर्टकट भी है, आपको न्यूमेरिकल्स में 1-2 न्यूमेरिकल्स भी है जिसमें लैम्डा मिनिमम फाइंड करना है। 12400 डिवाइडेड बाय वोल्टेज एंगस्ट्रॉम। सिर्फ ये शॉर्टकट यूज करें इन केस MCQs के लिए। क्या आपको वोल्टेज गिवन है और आपसे पूछा जाता है कि इस वोल्टेज पे लैम्डा मिनिमम क्या होगा, तो डू नॉट सॉल्व HC एंड E, डायरेक्ट 12400 को उस वोल्टेज की वैल्यू पे डिवाइड कर दे, 7 यूनिट लिख दें एंगस्ट्रॉम। अच्छा, फिर दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, पहला इलेक्ट्रॉन जो जाके डिसेलरेट होगा उसकी एनर्जी एक ऐसे फोटोन में कन्वर्ट होगी जो इस एक्सपेरिमेंट का सबसे ज़्यादा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन होगा, तो विल बी नेम्ड एज F मैक्सिमम, विल बी नेम्ड एज लैम्डा मिनिमम। अब मिनिमम है ना, तो इस लैम्डा को हम यहाँ कहीं डिनोट कर देंगे। क्योंकि ये तादाद में इंटेंसिटी में सबसे कम है, लिहाजा इसे बिल्कुल एक्स एक्सिस के करीब प्लॉट करना है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं लैम्डा मिनिमम। नाउ व्हाट विल हैपन, अ सर्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल कम अक्रॉस द मेटल। ह्यूज अमाउंट में अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेटल के करीब आएंगे, और क्या होगा कि जो डीसेलरेशन का रेट है ऑटोमेटिकली वो पहले से कम हो जाएगा लेकिन चलता रहेगा। अभी एक जंग शुरू हो जाएगी इन इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स में। देन सर्टेनली व्हाट विल हैपन कि इलेक्ट्रॉन्स विल गेट इनटू द मेटल। अब ये मेटल में एटम्स के करीब से भी कहीं कहीं डीसेलरेट होंगे, यानी ये अगर एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डीसेलरेट भी हो सकते हैं, उनकी एनर्जीज को भी यहाँ पे प्लॉट किया जा सकता है। Then a point will come that electrons will start knocking out the electrons from either K shell, from either L shell, from either M shell and so on. अब क्या होगा, अब स्टार्ट होगा इनर शेल ट्रांजिशन। तो इनर शेल ट्रांजिशन से स्टूडेंट्स हमें जो जिस टाइप की एक्सरेज जो है वो मिलेंगी, वो इनर शेल ट्रांजिशन की एक्सरेज K बीटा, then there could be a peak named as K alpha, फिर और लो एनर्जी, ये जहां भी मैं कंटिन्यूस लाइन बनाऊं समझ लें कि इलेक्ट्रॉन्स डीसेलरेट कर रहे हैं, then L beta, then there can be line L alpha and there is much more less energy X-ray photons। शुरू में तो आपको ये ग्राफ शायद ये मोस्ट प्रोबेबली एक्स एक्सिस से टच करता नजर आएगा, लेकिन इन द एंड इट शुड नॉट टच द एक्स एक्सिस। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का तो पता है कि कितनी तय हो सकती है, कितनी इमिट हो सकती है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो अगर आपसे कोई रेंज पूछे कि एक्स रे का जो कंटिन्यूस ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ तक प्रोसीड करता है, तो जस्ट से दैट इट रेंजेस फ्रॉम लैम्डा मिनिमम अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो गई लैम्डा मिनिमम टू इन्फिनिटी। अब जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी स्टूडेंट्स, उसमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं एक्सरेज को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एक हम कैटेगराइज कर सकते हैं सॉफ्ट एक्सरेज, एक हम कैटेगराइज कर सकते हैं हार्ड एक्सरेज। सॉफ्ट एक्सरेज, पहले हार्ड एक्सरेज को डिटरमिन करते हैं कि 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4 एंगस्ट्रॉम तक की जो वेवलेंथ्स हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ हार्ड एक्सरेज,
और 4 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक की जो वेवलेंथ्स हैं दे रेंजेस इन द रीजन ऑफ सॉफ्ट एक्सरेज। ठीक है, फिर हार्ड और सॉफ्ट के डिफरेंट यूजेस हैं। मोस्टली जो एक्सरेज यूज़ होती हैं वो हार्ड एक्सरेज हैं, इवन मेडिकली भी, क्योंकि ये ज़्यादा पेनिट्रेबल होती हैं और ये बॉडी से पास हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बॉडी में पेनिट्रेट ना करें सॉफ्ट होने की वजह से। फिर हम अगर एक्सरेज की, मैंने कहा कि इंडिपेंडेंटली इंटेंसिटी और एनर्जी कंट्रोल करना चाहते हैं, तो 2-3 MCQs बड़े फेमस यहाँ से आते हैं। कहते हैं कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज व्हाट शुड बी इंक्रीज्ड। सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ, ये जो फिलामेंट करंट है, फिलामेंट करंट, ये वाला फिलामेंट करंट, इंटेंसिटी बढ़ानी है तो you need to increase the filament current। नंबर 2, अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है तो what to increase? You need to increase the potential difference between cathode and anode। ये जो मेटल है ये यहाँ पर एज एनोड काम कर रही है, ठीक है। तो in order to increase the energy you need to increase the voltage between cathode and anode। तो इंटेंसिटी, अच्छा इंटेंसिटी को ना अक्सर क्वेश्चंस में क्वांटिटी भी कहा जाता है, क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज, और एनर्जी को मोस्टली क्वालिटी भी कहा जाता है। तो बी क्लियर इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज एंड क्वालिटी ऑफ एक्सरेज। तो यहाँ तक तो था एक्सपेरिमेंट प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। जी तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट एंड देन एक्सरेज। एक्सरेज और गामा रेज नेबरिंग रेडिएशंस हैं और दोनों ही हाई एनर्जी और डेंजरस रेडिएशंस हैं। एक्सरेज और गामा रेज दोनों हाईली पेनिट्रेटिंग भी हैं। फर्दर प्रॉपर्टीज ये हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ये फिनोमेना एग्जिबिट करते हैं। डायफ्रैक्शन प्रॉपर्टी से आप क्रिस्टल्स को स्टडी कर सकते हैं। एक्सरेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, सो दे कैन नॉट बी डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। पेनिट्रेटिंग होती हैं, लिहाजा ये गैसेस को आयोनाइज कर सकती हैं। फिर उसके बाद दे कैन पेनिट्रेट सब्सटेंस लाइक फ्लैश, थिक पेपर, थिन मेटल्स। हमारा जो गोश्त है ये उसमें से पेनिट्रेट कर सकती हैं, क्योंकि हमारे गोश्त का जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं, फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं लिविंग टिश्यूज को। और जब किसी मटेरियल में से एक्सरेज गुजरती है तो उनकी इंटेंसिटी कैसे कम होती है, उसके लिए ये इक्वेशन यूज करनी है आपने, I = I0 e⁻⁻ μx। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 21 में इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर में भी लिखी हुई है, और जो सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर 21 का, उसमें भी ये इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल होगी। तो उसको आपने देखना है ये कैसे इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स की क्वालिटी चेक करने के लिए, मेटल्स में क्रैक्स चेक करने के लिए, और अगर स्मगलिंग हो रही हो प्रीशियस मेटल की तो उनको बॉक्सेस में या बैग्स में डिटेक्ट करने के लिए भी एक्सरेज का इस्तेमाल होता है। ऑन द अदर हैंड एक फिनोमेना जिसे शैडो फोटोग्राफी कहते हैं, जो वेरी फेमिलियर है मेडिकल इंडस्ट्री में, उसमें सबसे पहली चीज होती है फोटोग्राफिक फिल्म। इस फोटोग्राफिक फिल्म की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे याद रखना, ये बिल्कुल हमारी स्किन की तरह काम करती है। जितना ज्यादा इस पर रेडिएशन फॉल करेगी ना, ये उतनी ज्यादा डार्क होना शुरू हो जाएगी। सो पेशेंट है, पेशेंट के यहाँ पे चेस्ट के पास ये फोटोग्राफिक फिल्म पड़ी होगी, यहाँ से एक्सरेज इमिट होंगी और पेशेंट में से पास करेगी। अब रिमेंबर, पेशेंट के बॉडी में दो तरह के ऑर्गन्स हैं, एक गोश्त है और एक हड्डियां हैं। हड्डियों में एक्सरेज ने एब्जॉर्ब हो जाना है, लिहाजा हड्डियों वाले हिस्से से एक्सरे आगे नहीं जा पाएगी, तो उन हिस्सों से जो फोटोग्राफिक फिल्म है वो ब्राइटर ही रहेगी। लेकिन जो गोश्त वाला हिस्सा है उसमें से एक्सरे पास कर जाएगी और वो एक्सरेज जाके फॉल करेगी फिल्म पर, लिहाजा जो फिल्म है वहां से डार्क हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी बोन्स हैं वो सब की सब जो बोन्स हैं वो ब्राइटर नजर आ रही है, वहां पे इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं हुआ, और उसके पीछे जितना गोश्त है वो सारा डार्कर एरिया नजर आ रहा है। तो ये जुमला याद रखना है, द डार्कनिंग ऑफ द फिल्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन एक्सपोजर। ऑन द नेक्स्ट हैंड फिर एक्सरे से एक टेक्नोलॉजी डिवाइस होती है जिसे कैट स्कैनर कहते हैं। कैट स्कैनर या मॉडर्नली इसको सिटी स्कैन भी कहते हैं। ये एब्रीवेशन है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी का। यहाँ पर एक सीक्वेंस में मैंने सीरीज लगाए हुए कि एक सिलेंड्रिकल सा जो है मशीन है जिसमें एक पेशेंट को इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पे आप जो ये छोटे छोटे से डॉट्स देख रहे हैं,
ये सेपरेट पार्ट्स देख रहे हैं, ये सब डिटेक्टर्स हैं। जो एक्सरे बीम है वो एक फैन शेप बीम जो है वो पेशेंट की बॉडी में से पास करती है और 5 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा बॉडी स्कैन करके इस तरह का एक डिफरेंट इंटेंसिटीज वाला इमेज जो है वो क्रिएट कर सकती है। तो ये इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिखी हुई है, आप इसको पढ़िएगा भी कि ये गॉटफ्री हाउजेनफील्ड ने 1971 में इसको इन्वेंट किया था। इट इज सिंपली नेम्ड एज कंप्यूटेड टोमोग्राफी। टोमोग्राफी का मतलब होता है इमेजेस हासिल करना सेक्शंस में, छोटे छोटे स्लाइसेस में। ये जो फैन शेप बीम है ये डिटेक्टर्स के ऑपोजिटली प्लेस्ड होती है और इसके घूमने से बॉडी जो है उसमें से एक्सरेज की डिफरेंट इंटेंसिटीज पास होती हैं और डिटेक्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं। तो ईच डिटेक्टर मेजर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे अलोंग अ थिन लाइन थ्रू द सब्जेक्ट। द एंटायर apparatus is rotated around the subject in the plane of beam in few seconds। कुछ ही देर में ये सारे का सारा जो फैन शेप बीम है ये पेशेंट के गिर्द रोटेट करवा दिया जाता है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि डिफरेंट ऑर्गन्स में अगर 1% का भी डेंसिटी डिफरेंट हो तो कैट स्कैनर उस डेंसिटी डिफरेंट को डिटेक्ट कर सकता है। तो ये है एक छोटा सा इसका इंफॉर्मेशन है कैट स्कैनर की। उसके बाद जो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एक्सरेज है कि एक्सरेज कैन डैमेज लिविंग टिश्यूज, ठीक है, इट कैन ब्रेक मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स और क्रिएट हाईली डेंजरस जो रेडिकल्स हैं हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सल वो क्रिएट कर सकते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो है ये सेल के स्ट्रक्चर को या जेनेटिक मटेरियल को डिस्टर्ब कर सकते हैं और यंग और रैपिडली ग्रोइंग सेल्स जो होते हैं वो ज्यादा अंडर कंसिडरेशन होते हैं कि उनको ज्यादा नुकसान होने का खतरा होता है। तो इसके अलावा अनकंट्रोल्ड एक्सपोजर यानी बहुत ज्यादा एक्सरे करवाया जाए तो उससे भी रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स में या ऑफस्प्रिंग में आने वाली नस्लों पे फर्क पड़ सकता है। ये एक सिंपल सा इमेज है। फिजिकल इफेक्ट ये है कि फोटोन ऑफ एक्सरे आके एटम्स को आयनाइज करता है। ये जब आयनाइजेशन होती है तो हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सल आयंस बनते हैं जो डैमेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं सेल्स में और डीएनएज में। इसके बाद एंड में स्टूडेंट्स मैंने एक कंपैरिजन दिया है दो स्कैनिंग डिवाइसेस का, सिटी स्कैन और एमआरआई। तो ये मैं सिर्फ यहाँ पे स्लाइड्स गुजार दूंगा, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनका कंपैरिजन पढ़िएगा कि किस तरह सिटी स्कैन और एमआरआई जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैरेटिवली सोसाइटी में यूज होते हैं। तो ये सब स्लाइड्स का आप स्कैन जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको यूज कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द एक्सरेज। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।